तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको मालूम है कि स्कोरमैक्स विंग के थ्रू हम लोग दो तरह के कोर्स को रन करते हैं, एक रेगुलर कोर्स और एक प्री फाउंडेशन कोर्स। रेगुलर कोर्स वो कोर्स होता है जिसमें हम बच्चों को स्कूल और बोर्ड लेवल से रिलेटेड प्रिपरेशन को कराते हैं। मींस स्कूल लेवल पर जो एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, बोर्ड लेवल पे जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, वो सारे एग्ज़ामिनेशन को हम की तैयारी जो है वो एक रेगुलर कोर्स के थ्रू कंडक्ट की जाती है। और जैसे कि आपको मालूम है कि कुछ ऐसे कोर्सेज भी होते हैं जो अदर देन योर एकेडमिक पार्ट, आपके स्कूल और बोर्ड लेवल के अलावा भी कुछ ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जिनकी प्रिपरेशन और जिन एग्ज़ाम्स में स्टूडेंट जनरली पार्टिसिपेट करते हैं, और उन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए कहीं ना कहीं उनको हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है। उस तरह के एग्ज़ाम्स की तैयारी जनरली स्कूल लेवल पर बहुत ही कम, या सोच लीजिए कि ना के बराबर कराई जाती है। तो ऐसे ही कुछ एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए स्कोरमैक्स एक और कोर्स रन करता है जिसका नाम है प्री फाउंडेशन कोर्स, जिसमें कुछ 9th और 10th लेवल पे कंडक्ट किए जाने वाले कुछ ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे NTSC और ओलंपियाड्स, इनकी तैयारी के लिए कुछ स्पेशल क्लासेस बच्चों को प्रोवाइड की जाती है, जिसमें बच्चों को कुछ एडिशनल ट्रिक्स, कुछ कॉन्सेप्ट जो डेप्थ में कराए जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए जो सिर्फ उनके कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम्स में आएगा। सिलेबस तो जनरली स्कूल लेवल का ही किया जाता है और वो सिलेबस के कंटेंट जो है जनरली स्कूल लेवल के ही रहते हैं, लेकिन उनमें जो पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं उनका पैटर्न डिफरेंट होता है, उनकी डेप्थ ऑफ नॉलेज रिक्वायरमेंट होती है, और क्वेश्चन ट्रिकी कैटेगरी के होते। तो इस तरह का जो डिफरेंस होता है वो जनरली स्कूल या बोर्ड लेवल पे नहीं पूछा जाता। तो इस तरह की चीज़ों को हम कंडक्ट करते हैं इन क्लासेस ऑफ प्री फाउंडेशन कोर्स। तो प्री फाउंडेशन कोर्स में इस तरह के प्रोग्राम को लेकर, इस तरह के कॉन्सेप्ट को लेकर, मैथमेटिक्स से रिलेटेड एक पर्टिकुलर चैप्टर और टॉपिक, दैट्स लाइक वी कैन से कि इज़ अ पार्ट ऑफ जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो नंबर सिस्टम से रिलेटेड ही पर्टिकुलर टॉपिक है। और कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो हम कंटेंट कवर कर रहे हैं, जो बेसिकली स्कूल लेवल पर चीज़ें नहीं पूछी जाती, और लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल का बेस ज़रूर होता है। कॉम्पिटिटिव लेवल में ऐसे क्वेश्चंस का आना एक कॉमन सी बात है। तो उसी तरह के क्वेश्चंस को लेकर आज मैं फिर आपके सामने एक कंटेंट लेकर आया हूँ। टॉपिक तो उसका है नंबर सिस्टम, जिसमें बेसिकली हम सॉल्व करने जा रहे हैं कुछ रैशनल और इरैशनल टर्म्स को सिंप्लीफाई करना, रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स को एक तरह से सिंपलेस्ट फॉर्मेट में लेकर आना, यही हमारा एक आज का ऑब्जेक्टिव है। इस कैटेगरी में सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि उस तरह के क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ जो बेसिकली इरैशनल नंबर हैं, और एक इरैशनल नंबर का आज हम स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। मतलब उस लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में हम किसी भी इरैशनल नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना सीखेंगे, और दूसरा वो कि जिसमें किसी भी पर्टिकुलर जो रैशनल नंबर होते हैं, शायद आपको मालूम हो, जैसे पिछले लेक्चर में बताया गया था कि रैशनल नंबर्स की दो कैटेगरीज होती हैं, या तो ऑल रैशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग इन नेचर, और सम काइंड ऑफ रैशनल नंबर्स जो टर्मिनेट तो नहीं होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग कैटेगरी में होते हैं, पर उनके डिजिट्स आफ्टर डेसिमल रिपीटेशन मैनर में होते हैं। एक स्टैंडर्ड सीक्वेंस होता है उनके रिपीटेशन का। तो उन नंबर्स को जो कि, और उस तरह के नंबर जो रिपीटेड मैनर में होते हैं, उनको हम लोग बार सिंबल से डिनोट करते हैं। तो उस बार वाले नंबर्स को जो हम स्कूल लेवल पे एक मेथड परफॉर्म की जाती है, जो आता है सिलेबस में, कि उस बार वाले रैशनल नंबर्स को आप P/Q, जो रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, जहाँ पर P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स होते हैं,
एंड q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, उस p बाई q के फॉर्मेट में हम कैसे लिखें। तो ये कुछ कंटेंट्स आज हम इस लेक्चर में लेकर आए हैं। सबसे पहले मैं को एग्जाम्पल के थ्रू ही ये चीज़ बताता हूँ कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी आर डूइंग टुडे। हम आज किस तरह के प्रॉब्लम्स को डिस्कशन करने चाह रहे हैं। तो उसका एक एग्जाम्पल है कि मान लीजिए अपन को वैल्यू आई कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, और कई बार हमें इसी टर्म के लिए वर्ड लगाया जाता है इवैल्यूएट। फाइंड द वैल्यू ऑफ, या इवैल्यूएट करिए किसका, फर्स्ट स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 2√2। 3 + 2√2 का आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। आप देख रहे हैं 3 इज़ अ रैशनल नंबर, 2 इज़ अ रैशनल नंबर, √2 लेकिन इरैशनल नंबर है। तो ओवरऑल रैशनल प्लस इरैशनल मिलकर ओवरऑल इरैशनल नंबर बनता है। अगर एक रैशनल और एक इरैशनल नंबर को हम ऐड करते हैं तो जनरली वो नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो वो नंबर जनरली हमारे पास एक इरैशनल नंबर को फॉर्म करता है। तो 3 + 2√2 इज ऑल्सो इज अ इरैशनल नंबर। 3 + 2√2 इज एन इरैशनल नंबर। अपने आप में इरैशनल है, अंडर रूट कंटेन कर रहा है, उसका एक और स्क्वायर रूट, ओवरऑल क्वांटिटी का हमें स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। तो वी कैन से कि एक अंडर रूट या इरैशनल टर्म का फिर से हमें स्क्वायर रूट निकालने का जो बेसिक तरीका होता है वो ये होता है कि जनरली इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें ऑलरेडी कोई ना कोई एक आइडेंटिटी का फॉर्मेशन हो। आइडेंटिटी इन द सेंस कि इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 3 + 2√2 जो है स्क्वायर रूट के अंदर जो 3 + 2√2 लिखा गया है, ये अपने आप में कंप्लीट एक होल स्क्वायर होता है किसी भी फॉर्मेट में, आइदर a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर। मतलब ये पूरा जो टर्म होता है आइदर a + b का होल स्क्वायर, जिसका रिजल्ट आपको मालूम है a² + b² + 2ab होता है, और आइदर a - b होल स्क्वायर होता है। क्लियर? तो ये दो आइडेंटिटी इस तरह के प्रॉब्लम्स में जनरेट होती है। नंबर्स का फीचर या नंबर की क्वालिटी कुछ इस तरह से होती है कि जो ओवरऑल मेन स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वांटिटी इरैशनल नंबर लिखा गया है वो हमेशा a + b या a - b के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में होगा। क्लियर? a + b और a - b का जो होल स्क्वायर होता है इट कंटेन्स 3 टर्म्स, 3 टर्म्स होते हैं इसमें। तो जो पहला हमारा, इसको जब हम कंपेयर करते हैं तो जनरली जो हमारा a + b के होल स्क्वायर में जो 3 टर्म्स हैं उसमें, या a - b के होल स्क्वायर में जो a² + b² का जो टर्म है वो जनरली हमारे पास रैशनल पार्ट को इंडिकेट करता है। कि मतलब हमारे पास, हमें ऐसे दो नंबर, मेनली टारगेट हमारा ये होता है कि हमें ऐसे दो नंबर सर्च करने होते हैं जिनका स्क्वायरिंग का सम, चाहे a - b का होल स्क्वायर हो चाहे a + b का होल स्क्वायर, a² + b² तो नहीं कह रहा है, 2ab में कभी प्लस कभी माइनस आएगा। तो हमने ये देखा कि हमें ऐसे दो नंबर्स की तलाश होती है, दो नंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है जिनके स्क्वायरिंग का सम करने पर हमें जो टर्म मिलेगा दैट वुड बी कि हमारे पास वो टर्म एक रैशनल पार्ट के बराबर होगा। और जो 2ab वाला टर्म होता है, चाहे वो 2ab प्लस में हो या माइनस में, वो टर्म कंटेन करता है 2ab को रिप्रेजेंट करता है। यानी जो रैशनल पार्ट है वो a² + b² के बराबर आना चाहिए, और जो उसका इरैशनल पार्ट है, बिकॉज इस क्वेश्चन में दो पार्ट्स होते हैं, तो जो रैशनल पार्ट होता है वो कंटेन करना चाहिए a² + b² के बराबर, और जो इरैशनल पार्ट है दैट शुड बी कवर्ड विथ 2ab के टर्म के साथ में इरैशनल पार्ट कवर होना चाहिए। तो ओवरऑल अगर हम किसी रैशनल नंबर वाले पार्ट को a² + b² के टर्म्स में लिख सकें और जो इरैशनल वाले पार्ट है उसको 2ab के टर्म में लिख सकें, तो हमारे पास ओवरऑल आइडेंटिटी बन जाएगी a² + b² + 2ab या -2ab। दैट वे इम्प्लाइज आइदर a + b होल स्क्वायर और a - b होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो उस केस में हम लोग करते क्या है, इस तरह की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, जैसे हमारे पास यहाँ पर अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ
तो यहाँ पर हमारे पास दिखने से मिल रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे दो नंबर चाहिए जिनके स्क्वायरिंग का सम 3 आए। और अगर यहाँ पर साइन प्लस का होगा तो ये फॉर्मूला बनेगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। अगर यहाँ पे माइनस होगा इरेशनल वाला पार्ट, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनेगी। तो 2ab की वैल्यू हमें कितना चाहिए, 2√2 चाहिए। इन दोनों मेथड जो क्वांटिटीज़ हैं, दो इक्वेशन जो आपको मिली है, इनमें ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए हमारा जो सिंपल सा तरीका होता है वो ये कि स्टार्ट विद द प्रोडक्ट वाले नंबर से। जनरली वी आर ट्राइंग कि हम हिट एंड ट्रायल इस पर अप्लाई करते हैं और उसके बेसिस पर कुछ रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं। लेकिन उसके लिए भी कुछ हिट एंड ट्रायल के लिए भी कोई ऑथेंटिक वे है कि आप इस तरीके से ए और बी तक पहुंच सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो तरीका होता है वो ये कि हम 2ab को, मतलब जो 2ab वाला टर्म है उसको इरेशनल पार्ट से कंपेयर करते हैं। तो हमें रिजल्ट में ये मिलता है कि हम जैसे ये देख रहे हैं 2ab 2√2 के बराबर है, तो 2 से 2 अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे दोनों टर्म प्रोडक्ट के टर्म में तो कैंसिल हुआ, तो ab बराबर आपको √2 मिल गया। इसका मतलब है कि हमारे पास ऐसे दो नंबर की रिक्वायरमेंट है जिनका प्रोडक्ट √2 के बराबर हो। ऐसे दो टर्म्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट √2 के बराबर हो। तो जनरली अगर यहाँ पर एक नंबर ऐसा, इसमें जो सर्च करने का तरीका होता है वो ये कि अगर इसमें ऐसा कोई पर्टिकुलर नंबर इज़ देयर जिसमें हमारे पास जो दिया गया है कि √2, जहाँ पे अंडर रूट के अंदर एक जो क्वांटिटी लिखी गई है, अगर एक प्राइम नंबर है तो उसको और फर्दर ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। दैट्स वाई √2 क्या है, वो अपने पास एक तरह से स्मॉलेस्ट टर्म है। दैट इम्प्लाइज कि आपको कभी भी सिंगल टर्म दिया जाए और आपको दो टर्म के प्रोडक्ट के टर्म में उसको लिखना पड़े, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप उसको किसी क्वांटिटी को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देयर इज़ नो चेंज इन द वैल्यू, लेकिन आपको दूसरा टर्म जनरेट हो गया। तो हम √2 को कैन बी रिटर्न एज √2 × 1 लिखा जा सकता है। ठीक है, इससे हमारे पास ये दो टर्म्स मिले और हम इसको मान रहे हैं कि जो ग्रेटर वाला टर्म है, जैसे अपन को मालूम है कि √2 की वैल्यू जो होती है वो 1.414 होती है, इट इज़ ग्रेटर देन 1। तो जो भी क्वांटिटी ग्रेटर है उसको जनरली आप ए असाइन करेंगे और जो स्मॉलर क्वांटिटी है उसको बी बोलेंगे। ग्रेटर क्वांटिटी अगर आपके पास ए है और स्मॉलर क्वांटिटी बी है तो उससे बेनिफिट मिलता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर वाले टर्म्स में, क्योंकि ए माइनस बी हमेशा हमें किसी भी तरह से आइदर इक्वल टू 0 हो या पॉजिटिव वैल्यू हो, बिकॉज इसका हमें स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। तो अब उस केस में अगर ओवरऑल क्वांटिटी हमारे पास निगेटिव मिलेगी तो ये नंबर रियल नहीं रह जाएंगे, ये नंबर इमेजिनरी हो जाएंगे। इज इट क्लियर? सो हमारे पास जो अगर हम ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाते हैं तो उस केस में अगर ए ग्रेटर देन बी होगा तभी तो ए माइनस बी की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। अगर ए लेसर देन हुआ बी से तो हमें ए माइनस बी निगेटिव मिलेगा। इज इट क्लियर? सो ए को हमने √2 और बी को हमने 1 अज्यूम कर लिया, तो ए जो फर्स्ट ग्रेटर वैल्यू वो ए मान लिया और सेकंड जो स्मॉलर वैल्यू दैट इज बी से असाइन कर दी। पर क्या ये इफेक्टिव और करेक्ट है कि नहीं, इसकी वेरिफिकेशन की जाएगी जो हमारी सेकंड कंडीशन दी गई है स्क्वायरिंग के टर्म्स में, कि हम देख रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 3 आ रही है। तो क्या अगर हमने ए और बी को यहाँ पे फाइनलाइज किया है कि यहाँ पर हमारा ए जो है वो √2 है और बी कितना है 1 है, क्या इन दोनों के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 मिल रहा है? लेट अस चेक इट। कि हम जानते हैं कि √2 का स्क्वायर 2 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है। दैट इम्प्लाइज यहाँ पर बिल्कुल सही हो गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रिजल्ट √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर के बेसिस पर 3 मिल रहा है, जो हमारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब वी आर रीचिंग एट द परफेक्शन लेवल कि हाँ यस, ए और बी को अगर हमें डिसाइड करना पड़े इसमें और आइडेंटिटी के फॉर्मेट में, तो ए इज़ √2 एंड बी इज़ 1। सो ए अगर √2 है बी 1 है, तो अब हम इस जो क्वेश्चन आपको दिया गया है 3 + 2 √2 का स्क्वायर रूट यू कैन राइट एज 3 को आप लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये हो गया √2 का स्क्वायर 2 + 1 दैट इज 3, और 2ab के टर्म में 2 × ए किसको अज्यूम किया √2 को, बी किसको अज्यूम किया 1 को। दैट इम्प्लाइज वी कैन राइट 3 + 2 √2 एज √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ √2 × 1। दैट बिकम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a की अगर √2 आ रहा है, b की क्या 1 आ रहा है। दैट इम्प्लाइज इट विल बिकम √2 + 1 होल स्क्वायर एंड इट्स अंडर रूट। You know very well
कि आपके पास मालूम है कि अगर ए स्क्वायर का अंडर रूट किया जाए तो दैट इज इक्वल टू ए मिलता है आपको, बिकॉज अंडर रूट का मतलब रेज़ टू द पावर हाफ है, और 2 और हाफ एक दूसरे को मल्टीप्लाई होकर कैंसिल आउट कर देंगे एंड रिजल्ट मीन्स ए आ जाएगा। तो इसका मतलब है होल स्क्वायर जो होता है वो हमेशा स्क्वायर रूट को कंप्लीट हो, जो होल स्क्वायर होता है वो अंडर रूट को कैंसिल आउट करता है और इसका रिजल्ट क्या जाएगा √2 + 1। तो इसकी वैल्यू क्या है 3 + 2 √2 के अंडर रूट की वैल्यू क्या है, इट इज इक्वल्स टू इज नथिंग बट इट्स इक्वल्स टू √2 + 1। इज इट क्लियर, बात समझ में आई? तो हमें रैशनल पार्ट को a + b के होल स्क्वायर में जो a² + b² होता है उससे कंपेयर करेंगे, और जो इरेशनल पार्ट है उसको 2ab से कंपेयर करके आपको फाइनली कंपेयर करके a और b के रिजल्ट्स निकालने हैं, और उनके बेसिस पर यू हैव टू परफॉर्म की उसको a + b या a - b के आइडेंटिटी के फॉर्मेट में लिखना है, एंड देन यू हैव टू सॉल्व इट एंड यू विल गेट द आंसर। आई थिंक सो इट्स अ वेरी इजी और सिंपल मेथड, आपको समझ में आया होगा, पर कॉम्पिटिटिव लेवल पर इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज दिस। ठीक है, बात समझ में आई? इसी तरह का एक और प्रॉब्लम वी आर डिस्कसिंग अबाउट, कि हम एक और प्रॉब्लम उसमें इसी तरह का कुछ डिस्कशन करते हैं। मान लीजिए अपने पास जो क्वेश्चन है वो है 7 + 4 स्क्वायर रूट ऑफ √ 7 + 4 √3, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। अगेन वी आर सेम काइंड ऑफ अप्रोच इज देयर, कि हम करेंगे क्या इसमें कि 7 + 4 √2 है, तो 7 को कंपेयर करेंगे a² + b² से, और 4 √3 हमारे पास 2ab के फॉर्मेट में मिलना चाहिए। इज इट क्लियर? रैशनल a² + b² के फॉर्मेट में और 2ab के टर्म में 4 √3। तो जब हम कंपेयर करते हैं, पहले हम 2ab से कंपेयर करते हैं, राइट? तो 2ab की वैल्यू यहाँ पर क्या है, इट इज़ इक्वल्स टू 4 √3 है। तो जैसे अगर हम कैंसिल आउट करते हैं तो दैट बिकम a × b की वैल्यू क्या आ रही है 2 × √3, 2 √3 आ रहा है। ab की वैल्यू कितनी मिली आपको 2 √3। तो हम 2 √3 को क्या करेंगे, इस तरीके से इवैल्यूएट करेंगे, इस तरह से कंपेयर करेंगे कि अगर इन्हीं में 2 टर्म्स इनहेरिट है तो आप उनमें से ही सेलेक्ट करिए a और b क्या होंगे। लेकिन हाँ, कंडीशन जो हमारी दूसरी कंडीशन उसको ज़रूर से वो नंबर सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे यहाँ पर भी 2 नंबर्स हैं, एक 2 × √3 हो रहा है, तो एक 2 है और एक √3 है, रैशनल और एक इरेशनल पार्ट है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं हमें दोनों टर्म को। तो जनरली हम अगर मान लेते हैं कि हमारे पास ऑटोमेटिकली सपोज ये 2 ही टर्म्स, क्योंकि √3 क्या है तो प्राइम नंबर है, तो यानी और फर्दर ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। सो ये इसको और ब्रेकिंग नहीं हो सकता, और ऑलरेडी 2 टर्म्स हैं तो 1 की मल्टीप्लाई की ज़रूरत भी इसमें नहीं है। तो आप पहले कंपेयर करके देखते हैं कि √3 की वैल्यू जो जनरली होती है वो 1.732 होता है। क्लियर? इट्स लेस देन 2 से छोटी वैल्यू होती है √3 की, 2 इज़ ग्रेटर देन √3। तो इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि जो ग्रेटर वैल्यू होती है उसको अपन कंपेयर करते हैं विद a से, और b को स्मॉलर वैल्यू से। तो यहाँ पर कंपेयर करते हैं, अगर इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है और a और b, तो a को अगर हमने जनरली a को 2 और b को √3 अगर अज्यूम किया, तो हमारे पास जो टर्म्स मिले हैं 2, वो a2 और b √3 हैं। क्या सही ये हमने सेलेक्ट किया हुआ है बाई हैविंग कि अपन या तो हिट एंड ट्रायल मेथड या उस सेकंड अप्रोच को, जो सेकंड कंडीशन अगर हमारी फुलफिल हो रही है तो ये ब्रेकिंग हमारी करेक्ट मानी जाएगी। तो हमने चेक करा क्या a² + b² का रिजल्ट 7 के बराबर आ रहा है, जहाँ पर हमने a को क्या अज्यूम किया 2, दैट बिकम a² + b², देखें क्या आएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, दैट बिकम 7। इज इट क्लियर? a² + b² 7 आ रहा है, यानी ये यूनिक ब्रेकिंग है कि a को 2 और b को √3 लेंगे तभी जाकर a² + b² 7 आएगा। दैट इम्प्लाइज वी कैन से कि हम अब लिख सकते हैं कि इस तरह का हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज 7 + 4 √3 का अंडर रूट को 7 को हम लिख सकते हैं यही, दैट इज वी कैन से 2² + √3² + 2ab, 2 मल्टीप्लाई बाय a का मतलब 2 है और b का मतलब √3 है। तो आप मल्टीप्लाई करके देख ले ये वाला टर्म, तो अपने पास 7 + 4 √3 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। और किस फॉर्मेट में लिख दिया गया है, a² + b² + 2ab। दैट इम्प्लाइज अगर a² + b² + 2ab अगर इसके फॉर्मेट में लिख दिया गया है तो ये आइडेंटिटी बन रही है किसकी, a + b के होल स्क्वायर की। a शुड बी ग्रेटर, तो 2 इज़ ग्रेटर दैन √3, तो हम
2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर इसको लिखा जा सकता है। और ओवरऑल क्या लगा हुआ है, अंडर रूट का। तो स्क्वायर रूट और होल स्क्वायर की क्वांटिटी एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगी, दैट इम्प्लाइज रिजल्ट क्या मिलेगा, 2 प्लस रूट 3। तो 7 प्लस 4 रूट 3 का जो हमारे पास स्क्वायर रूट मिल रहा है वो 2 प्लस रूट 3 है। इज इट क्लियर, बात समझ में आई सबको? चलिए इसी तरह का एक और एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। और इस एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन में कि जैसे मान लीजिए 9 माइनस 4 रूट 5 है, उसका अंडर रूट निकालना है। अब 9 माइनस 4 रूट 5 वही सेम चीज़ के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 9 आना चाहिए और 2ab 4 रूट 5 आना चाहिए। अगर हम पहले कंपेयर कर लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर कितना आना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 9 और 2ab कितना मिलना चाहिए हमें, दैट बिकम 4 रूट 5 मिलना चाहिए। 5 इज़ अ प्राइम नंबर, सो इसका मतलब और फर्दर ब्रेक डाउन नहीं होगा। तो मान लीजिए अगर हम 2ab को 4 रूट 5 से कंपेयर किया तो 2 से कैंसिल हुआ 4, तो इसका मतलब हुआ a इंटू बी की वैल्यू 2 रूट 5 के बराबर है। अगर हम चेक करें कि 2 रूट 5 में क्या एक क्वांटिटी रूट 5 और एक क्वांटिटी हमारे पास 2 लेने से वर्किंग शो की जा सकती है क्या? तो दैट मीन्स वी आर ट्रीटिंग एज कि हम ये जान रहे हैं कि रूट 5 की जो वैल्यू होती है इट इज़ ग्रेटर देन 2। रूट 5 इज़ ग्रेटर देन हमारे पास 2 होता है। दैट इम्प्लाइज हम बड़े टर्म को a असाइन करते हैं, तो अगर इस बार a जो है रूट 5 है और b को हम असाइन करें सपोज 2 से, इक्वल टू रूट 5 और b इक्वल्स टू 2 लेने पर क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रिजल्ट 9 के बराबर मिल रहा है क्या? चेक करें यहाँ पर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखते क्या मिलता है। तो अगर सपोज हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को चेक कर रहे हैं, जहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास क्या है, रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दैट बिकम 5 और 2 का स्क्वायर 4, एग्जैक्टली करेक्ट। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास एक तरह से यूनिक ब्रेकिंग हुई, ए और बी हमारे पास सही वो नंबर्स मिल रहे हैं जिनको हमने इस तरह से सिंप्लीफाई किया हुआ है। क्लियर? तो रूट 5 प्लस 2 का होल स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज हम लिख सकते हैं कि 9 माइनस 4 रूट 5 कैन बी रिटर्न एज, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, हमें a मिला है रूट 5 और b मिला हमें 2, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस बार माइनस का साइन है, माइनस का 2 इंटू रूट 5 इंटू 2, ये 4 रूट 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? उसका अंडर रूट, बिकॉज वी हैव डिसाइडेड कि a रूट 5 आ रहा है और b 2 आ रहा है, दैट्स वाई रिजल्ट के तौर पे आपको रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 रूट 5 इंटू रूट 2 मिल गया। ये किसको डिनोट कर रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसको रिप्रेजेंट करता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर को। a का मतलब रूट 5, b का मतलब 2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दैट इम्प्लाइज स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हुए, तो फाइनल रिजल्ट मिला रूट 5 माइनस 2। आपको देखना है, ये बस ध्यान रखना है कि जो अपन को फाइनली वैल्यू मिल रही है इट शुड बी पॉजिटिव, है ना, सिंस रूट 5 इज ग्रेटर देन 2, दैट इम्प्लाइज आपको रूट 5 को a अज्यूम करना है और उसी के बेसिस पर आइदर a प्लस बी और a माइनस बी। अगर 2ab माइनस में है तो आपको जो है आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी के होल स्क्वायर की, और अगर हमें a प्लस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू मिल रही है तो हमें उस केस में मतलब आइडेंटिटी जनरेट हो रही है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी फाइनल स्क्वायर रूट a प्लस बी मिलेगा। इज इट क्लियर? तो इस तरह के वेरियस प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं एग्जाम में कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इस तरह के टर्म्स की वैल्यू क्या होगी। तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है इस रिगार्डिंग। जैसे कि आपको NTSC स्टेज 2 में भी इस तरह के, स्टेज 1 स्टेज 2 में भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और पर्टिकुलरली एक जो क्वेश्चन ऑलरेडी स्टेज 2 के एग्जामिनेशन में इसमें जो आया हुआ था इसी तरह के पैटर्न पे बेस्ड, तो वो क्वेश्चन है हमारे पास कि आपको इवैल्यूएट करना है, आपको जो है क्वांटिटी को इवैल्यूएट करना है सच दैट लिखा हुआ है 1 अपॉन में
11 माइनस 2√30 माइनस में 3 अपॉन में √7 माइनस 2√10 और माइनस का 4 अपॉन में √8 प्लस 4√3। यह हमारे पास एक क्वेश्चन आया है हुआ है ऑलरेडी, इट्स एग्जामिनेशन NTSC स्टेज 2 से रिलेटेड का ओरिजिनल क्वेश्चन जो आया हुआ है इसी तरह के पैटर्न पे बेस्ड, उस पैटर्न को हम समझते हैं और इसके बेसिस पर रिजल्ट निकालते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी इट्स अ क्वेश्चन कंसिस्टिंग ऑफ 3 टर्म्स, जिनको हमने परफॉर्म किया उनके 3 ऐसे अलग अलग टर्म्स हैं। ये सारे टर्म्स डिनोमिनेटर पे लिखे गए, तो हम सबसे पहले तो नहीं रैशनलाइज नहीं, सबसे पहले इनको अलग से सिंप्लीफाई करिए, क्योंकि आपको मालूम है इस तरह के टर्म्स का रिजल्ट आपको इस तरह से मिलेगा जिसमें जो होल अंडर रूट है वो एलिमिनेट हो जाता है। तो ऐसी कोई प्रोसेस के थ्रू पहले हम होल अंडर रूट जो 11 माइनस 2√30 या इस तरह के टर्म्स के बाहर लगा हुआ है स्क्वायर रूट का साइन, उसको एलिमिनेट करेंगे। तो जैसे हम जानते हैं कि सबसे पहले 1 बाई 1 मान लीजिए 11 माइनस 2√30 के लिए का अंडर रूट हम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना मिलना चाहिए 11 और 2ab कितना आना चाहिए 2√30। जैसे मैंने सपोज़ इस क्वेश्चन के लिए सपोज़ इसको कंपेयर किया, 2ab वाला जो रिज़ल्ट है हमारे पास वो 2√30 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, a इंटू बी दो टर्म का प्रोडक्ट हमारे पास √30 लेकर आना है। अभी तक जो एग्जाम्पल देखे उसके अकॉर्डिंगली जो स्क्वायर रूट में 2ab वाले टर्म में जो टर्म होता था अंडर रूट के साथ में, वो टर्म जो है कंटेन करता था प्राइम नंबर, लेकिन दिस टाइम 30 इज़ अ कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर है तो हम उसके लिए फिर अलग से ये, जैसे अपन को प्राइम होता तो और फर्दर ब्रेक डाउन हो ही नहीं पाता, इसलिए हम क्या करते हैं जब सिंगल टर्म मिलता है और प्राइम होता है तो दूसरा टर्म बाय डिफ़ॉल्ट हम 1 ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि √30 है, √30 इज़ अ कंपोजिट नंबर, यू कैन ब्रेक, बहुत सारी ब्रेकिंग हो सकती है, जैसे 1 इंटू 30 भी हो सकती है ब्रेकिंग के लिए, 1 इंटू 30 भी 30 होता है, 2 इंटू 15 भी 30 होता है, और 3 इंटू 10 भी 30 होता है, और 5 इंटू 6 भी 30 होता है। ये 4 कॉम्बिनेशन हमारे पास हैं जिनका प्रोडक्ट 30 बनेगा। अब आपको ऐसे 2 नंबर्स ढूंढना है √30 यानी 30 को ब्रेक करने के लिए, 2 जो स्क्वायर रूट्स मिलेंगे जिनका प्रोडक्ट √30 होगा, ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनको हम a और b बोलें और जिनके स्क्वायरिंग का सम हमें कितना मिलना चाहिए 11, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 11 आना चाहिए। ऐसे a और b सेलेक्ट करना। मान लीजिए स्टार्ट विद दिस 1 और √30 को लिया तो √1 और √30 है, मान लीजिए इसका स्क्वायर किया तो 1, इसका स्क्वायर किया तो 30, दोनों का सम कितना हो गया 31। a स्क्वायर कितना आया 1, और √30 अगर लिया अपन ने दूसरा टर्म, कि आपने मान लिया कि √30 लाने के लिए ये इस तरह से टर्म्स हो गए, ये सारे टर्म्स हैं, सबका प्रोडक्ट √30 आ रहा है, क्लियर। लेकिन कौन से ऐसे टर्म्स हैं जिनके स्क्वायरिंग का सम आपको 11 प्रोवाइड हो रहा है, इनका स्क्वायरिंग का सम करेंगे तो 1 + 30 31, 2 + 15 क्योंकि √2 का स्क्वायर 2, √15 का स्क्वायर 15, तो 2 + 15 17, 3 + 10 13, 5 + 6 11, यानी ये वाला जो पेयर हमारा बिल्कुल इफेक्टिव है 30 के लिए। 30 को ब्रेक कैसे करना है √5 इंटू √6 में, इज इट क्लियर। और हम जो है बड़े नंबर को जो है वो a मानते हैं और छोटे नंबर को b। तो जैसे आप अलग अलग स्क्वायर रूट के टर्म्स में, बिकॉज √ab बराबर √a इंटू √b होता है, या √a इंटू √b इक्वल टू √ab होता है, तो हमने √30 को इस तरह से ब्रेक कर लिया। बड़े नंबर को कंपेयर किया विद द a के साथ में, और छोटा नंबर जो है इट्स अ b। तो a हमारे पास √6 मिला और b जो हमारे पास जो है b की वैल्यू कितनी मिल रही है √5, क्लियर। तो b की वैल्यू आ गई आपके पास √5, दैट इम्प्लाइज ये जो पर्टिकुलर टर्म और इनके स्क्वायरिंग का सम 11 भी है, तो हम 11 माइनस 2√30 को क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटर्न एट √6 स्क्वायर, बिकॉज a इक्वल टू √6 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, माइनस है तो माइनस का 2 इंटू a इंटू बी। इज इट क्लियर, देख लीजिए बात समझ में आ रही होगी। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इन सब का प्रोडक्ट करने पर 11 माइनस 2√30 आ रहा है। तो ये किसका फॉर्मेट आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का। दिस कैन बी रिटर्न एज कि माइनस है तो ये a माइनस b का होल स्क्वायर होगा।
क्लियर, और उसका होल अंडर रूट, सिंप्लीफाई किया तो √6 माइनस √5 आया। तो ये आपके पास पहला टर्म आया। क्लियर, इसको और फर्दर अपन सिंप्लीफाई करें, ठीक है, फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हम देख रहे हैं कि इसका जो रिजल्ट है वो पहला वाला जो पार्ट है वो है 1/√11 माइनस 2√30, जिसको हमने ब्रेक कर लिया है। 11 माइनस 2√30 का स्क्वायर रूट किसके बराबर है? √6 माइनस √5 के बराबर है। तो इसका इक्विवेलेंट रिजल्ट ये है। अब इस रिजल्ट को, क्योंकि इसका इरेशनल पार्ट डिनोमिनेटर पे है, सो हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो रैशनलाइज करेंगे तो अपोजिट साइन ऑफ डिनोमिनेटर, टर्म सेम रहेंगे लेकिन अपोजिट साइन ऑफ डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। दिस इज अ प्रोसेस कॉल्ड रैशनलाइजेशन। तो 1 से किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो एज इट इज़ आपको वही नंबर मिलेगा। नीचे हमेशा हमें मालूम है कि आइडेंटिटी लग जाती है a + b × a - b, दैट इज a² माइनस b²। तो √6 स्क्वायर माइनस √5 स्क्वायर, द वैल्यू दैट इज 6 माइनस 5 इज इक्वल टू √6 प्लस √5 अपॉन में 1 आया। दैट मीन्स वी कान से कि आपके पास डिवाइडेड बाई 1 है तो उसको हम स्किप कर देंगे। तो फाइनली रिजल्ट पहले टर्म की वैल्यू क्या गई? पहले टर्म का जो 1/√11 माइनस 2√30 है, दैट इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट टू √6 प्लस √5। इज इट क्लियर? दिस इज सॉल्व करा अपना पहला टर्म मिला। इसी तरह से अगर आप दूसरे टर्म की बात करते हैं तो दूसरा टर्म हमारे पास जो है 7 माइनस 2√30 है। तो फिर से अगेन 2√10 है। तो अगेन हम देख रहे हैं कि 10 इज़ अ कंपोजिट नंबर। तो ब्रेकिंग, सबसे कॉमन ब्रेकिंग आपके पास या तो 1 × 10 है और या 2 × 5 है। इसके लिए अगर 10 की ब्रेकिंग 1 × 10 और 2 × 5 है तो हम देखेंगे किसके स्क्वायर रूट का, मतलब ये दोनों स्क्वायर रूट में मान लीजिए, तो √10 को अपन ऐसा लिख सकते हैं। तो किनके स्क्वायरिंग का सम 7 आएगा? तो 1² + 10² 11, 2² + 5² दैट इज √2² 2 और √5² 5, 2 + 5 दैट इज 7। तो इसका मतलब है ये इफेक्टिवली ब्रेकिंग है। तो हम इसको ब्रेक करेंगे कैसे? इसका जैसे अंडर रूट का रिजल्ट अपन को कैलकुलेट करना, तो a और √5 √2 में से बड़ा टर्म कौन है? √5 है। दैट्स वाई हम लिख सकते हैं इसको √5 होल स्क्वायर प्लस √2 होल स्क्वायर और माइनस का 2 × √5 × √2, दैट बिकम √5 माइनस √2 होल स्क्वायर, और उस क्वांटिटी का अपने पास क्या है? अंडर रूट। सिंप्लीफाई करने पे √5 माइनस √2 मिल गया। तो अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 2√10 की वैल्यू क्या आ रही है? √5 माइनस √2 आ रही है। अब इसको सेकेंड टर्म जो है वो प्रॉपरली, जैसे डिनोमिनेटर पे हम वाला पार्ट हमने सॉल्व किया, तो ओवरऑल इस टर्म की वैल्यू क्या होगी? तो 3 में √7 माइनस 2√10 की वैल्यू क्या होगी? दैट बिकम 3 में ये रिजल्ट आया √5 माइनस √2। इज इट क्लियर? ये इसका रिजल्ट हो गया। लेकिन अगेन फिर से वही प्रोसेस कि डिनोमिनेटर पे इरेशनल टर्म है, सो रैशनलाइज करना होगा। सेम टर्म विद अपोजिट साइन, √5 प्लस √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब यहाँ पे 1 नहीं है, 3 है। इस टर्म का मल्टीप्लाई दोनों से करना है। तो अब पहले स्टेप में दोनों को टर्म को 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे, एक सिंपल सा टर्म लिखेंगे कि हम मल्टीप्लाई शो करने का तरीका ये होता है कि हम इसका मल्टीप्लाई करना है, मतलब जिस टर्म में जो डबल टर्म्स हैं उसको आप ब्रैकेट में बस रखकर इस तरह से शो कर दीजिए कि हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया। दैट इज़, ये इसको ऐसा लिखा जा सकता है 3 मल्टीप्लाई बाय √5 प्लस √2। ये हमने इस तरह से उनका न्यूमरेटर पार्ट का मल्टीप्लाई कर दिया। अंदर मल्टीप्लाई अभी मत करिए, हो सकता है डिनोमिनेटर में कोई ऐसा टर्म आए जो कुछ ना कुछ कैंसिल आउट कर सके। तो जैसे आप देख ही रहे कि डिनोमिनेटर में a + b a - b की आइडेंटिटी बन रही, दैट इज √5² माइनस √2², दैट बिकम थ्राइस ऑफ √5 प्लस √2, दैट इज 5 माइनस 2। अगले स्टेप पे जाएंगे तो अपन को 3 मिलेगा रिजल्ट, और वैल्यू मिल गई इस तरह से। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई के टर्म्स में। तो फाइनली रिजल्ट क्या आया? √5 प्लस √2। ये जो सेकेंड टर्म है उसका रिजल्ट आया √5 प्लस √2।
पहला टर्म हमारे पास जो था उसका रिजल्ट था √6, इस पूरे का रिजल्ट आया हमारे पास √6 प्लस √5, ठीक है। और सेकेंड वाले रिजल्ट आया √5 प्लस √2, क्लियर। अब हम बात करते हैं थर्ड टर्म की, ध्यान से देखिए थर्ड टर्म को। थर्ड टर्म की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड टर्म में हमारे पास है 4 अपॉन में √8 प्लस 4√3। जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो 8 प्लस 4√3 है। इसको कैसे अपन सॉल्व करेंगे? तो जैसे हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें 2ab से 4√3 को, और a² प्लस b² 8 आना चाहिए यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें कि 2ab का जो रिजल्ट है वो 4√3 के बराबर है। इज इट क्लियर? जैसे अभी तक हम क्वेश्चंस देख के आ रहे थे, कैंसिल किया तो a इंटू बी की वैल्यू हमारे पास क्या मिल रही है? 2√3 आ रहा है। दैट इम्प्लाइज कि 2√3 अगर हमारे पास a और b की वैल्यू है, तो जैसे हम बड़े टर्म को a, छोटे टर्म को b अज्यूम करते थे, मान लीजिए हमने 2 इज़ ग्रेटर देन √3 है, तो a क्या 2 और b हमारे पास √3 होगा। तो अगर हम ये चेक करते हैं कि अगर ये सही ब्रेकिंग है तो हमारी a² प्लस b² की जो क्वांटिटी है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। सो अगर हम a² निकालते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर दैट इज 3, तो 4 प्लस 3 कितना हुआ? 7 आ गया। जबकि हमें चाहिए क्या था? 8 चाहिए था। इसका मतलब क्या क्वेश्चन गलत है? a² प्लस b² 7 आ रहा है, पर वहाँ तो 8 लेकर आना है। तो क्या ये सही ब्रेकिंग है? तो इस तरह के क्वेश्चंस में कई बार ऐसा भी होता है कि रिवर्स टेक्निक, बिकॉज इट्स अ रियली अ डिफरेंट पार्ट फ्रॉम अदर क्वेश्चंस। अगर ये चीज़ फेल हो रही है कि हमारा a² प्लस b² सेट नहीं हो पा रहा है, वैल्यू मैच नहीं कर रही है, सो हम क्या करेंगे उस केस में? एक हम कॉन्सेप्ट को फॉलो कर सकते हैं, जैसे ये कि अगर हमारे पास अभी a इंटू बी यहाँ तक तो अपना ठीक है कि 2√3 आ रहा है, कि 2ab से कैंसिल करके। अब क्या हम इसको इसी तरह से ब्रेक किया जा सकता है? तो उसका एक और ऑप्शन है कि जैसे हम कई बार अगर a और b नाम से दो टर्म दिए और ये दोनों का रिजल्ट a² प्लस b² से मैच ना करे, तो आप क्या करिए, हमेशा जो रैशनल पार्ट है उसको इरेशनल पार्ट में कन्वर्ट करें। जैसे 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 बार √2, और √3 तो अपनी जगह पे एज इट इज़ है। ये हमने क्या करा? 2 को 2 बार √2 में ब्रेक कर लिया। इज इट क्लियर? 2 को अगर 2 पार्ट में ब्रेक करा, √2 इंटू √2 इंटू √3 है, तो ये आपके पास दैट्स अ क्वांटिटी बन गई कि अपने पास 2 को हमने इस तरह से लिख लिया। अब ये करिए काम कि एक पर्टिकुलर टर्म को तो एज इट इज़ रहने दीजिए, और एक टर्म जो आपने स्प्लिट किया उसको दूसरे टर्म जो बचा हुआ टर्म था उसके साथ में मर्ज करते हैं, तो √2 इंटू √3 मिलकर √6 हो जाएगा। क्या अगर हमने रैशनल को 2 इरेशनल सेम नंबर वाले अंडर रूट्स में ब्रेक कर लिया, उसमें से एक टर्म को जो इरेशनल वाला पार्ट था उसके साथ अटैच किया और दूसरे को अलग रखा, तो कई बार ऐसा होता है कि दोनों टर्म a और b, जैसे अभी ज़्यादातर क्वेश्चन में आप देख रहे थे कि a और b में से एक रैशनल और एक इरेशनल आ रहे हैं, और यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों टर्म इरेशनल। इज इट क्लियर? सो 2 इरेशनल टर्म भी आपको ऐसे मिल सकते हैं, जिसमें ग्रेटर को आपने अगर मान लीजिए a बोला, स्मॉलर को b बोला, तो a अपना √6 और b √2 है। क्या ये इफेक्टिव ब्रेकिंग है? मतलब जो 2 और √3 में ब्रेक नहीं हुआ था, क्या √2 और √6 में ब्रेकिंग इफेक्टिव है, करेक्ट है? तो उसके लिए अगर देखा जाए तो इस a का स्क्वायर 6 मिल जाएगा और b का स्क्वायर वो अपन को 2 मिलेगा। दैट इम्प्लाइज a² प्लस b² इक्वल टू कितना मिल रहा है? 8 मिल रहा है। बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट है ये। a² प्लस b² मिलके 8 मिल रहा है, दैट्स वाई दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ये अपने पास रिजल्ट में करेक्ट वैल्यू है। a² प्लस b² इसका 8 भी मैच कर रहा है, और 2ab के टर्म्स में a और फ़र्क ये हो रहा है कि a और b दोनों इरेशनल पार्ट है। यहाँ a पे √6 मिल रहा है और b √2 मिल रहा है। दैट्स वाई 8 माइनस 8 प्लस 4√3 के अंडर रूट की जो वैल्यू है उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, √6 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, ये a b है, तो a² प्लस b² प्लस 2 इंटू √6 इंटू रूट आपका रिजल्ट में 4√3 है, दैट इज इक्वल टू आपके पास √6 हो गया और √2 आपके पास एक b है। क्लियर? क्योंकि इन दोनों को अगर हम √6 और √2 आप 2 को ब्रेक करें, मल्टीप्लाई करें, तो आप देख रहे हैं कि इन तीनों
टर्म अगर आपको देखा जाए तो रूट आपके पास 6 2 12 मिल रहा है, और 12 को हम 2 इंटू 2 इंटू 3 में ब्रेक कर सकते हैं, जिसमें 2 का पेयर बाहर आ जाएगा पेयरिंग बनने से, तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा आपके पास 4√3, यानी 2 इंटू √6 इंटू √2, तीनों को मल्टीप्लाई करने पर 2√12 मिल रहा है, जिसको 12 को हम ब्रेक करेंगे तो फाइनली यानी 2 इंटू √6 इंटू √2 की वैल्यू किसके बराबर है? 4√3 के बराबर है। 2 टाइम्स ऑफ √6 इंटू √2 किसके बराबर है? 4√3 के बराबर है, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी 2ab के टर्म में 4√3 जनरेट होना था। इसका मतलब इज दिस करेक्ट वन? ये अगर करेक्ट है तो हमारे पास ये रिज़ल्ट जो हो जाएगा वो फाइनली √6 प्लस √2 के होल स्क्वायर का अंडर रूट के बराबर होगा, जो √6 प्लस √2 के टर्म्स में आपको मिल जाएगा। देन लास्ट इसमें अब जो ओवरऑल ये डिनोमिनेटर की क्वांटिटी है, थर्ड टर्म था हमारे पास 8 प्लस 4√3 अंडर रूट 4 डिवाइडेड बाय दिस टर्म, तो 4 इज सेम। इसको रिजल्ट सॉल्व किया तो कितना आया? √6 प्लस √2। ओके, अगेन फिर से दिस इज अगेन अ डिनोमिनेटर पार्ट पे रैशनल पार्ट, सो रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज करने का कॉन्सेप्ट है कि हमें टर्म वही लेना है बट अपोजिट साइन के साथ में। यहाँ पर अगर प्लस है तो √6 माइनस √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, दैट बिकम 4 टाइम्स ऑफ √6 माइनस √2 होल डिवाइडेड बाय आइडेंटिटी लगे a प्लस बी ए माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो ये आपके पास रिजल्ट में अगेन 4 आ गया, और 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि कभी भी मल्टीप्लाई करने के लिए न्यूमरेटर में डायरेक्टली मल्टीप्लाई ना करें, पहले आप उसको बाहर रखें। हो सकता है कि डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा टर्म बने जो उसको कैंसिल आउट कर दे, ताकि आपका रिजल्ट जो है वो सिंपलर फॉर्मेट में आ जाए, ज़्यादा आपको एफर्ट्स ना करना पड़े। तो तीनों पार्ट हमारे पास सॉल्व हो चुके हैं। तीनों पार्ट का फाइनली रिजल्ट देखें कि ओवरऑल एग्रीगेट रिजल्ट कितना आया। तो जैसे फर्स्ट पार्ट है उसको सिंप्लीफाई किया था, तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट का जो रिजल्ट है दैट इज़ √6 प्लस √5 आया। डबल टर्म से तो ब्रैकेट में रखिए, फिर माइनस टाइम्स ऑफ 3 अपॉन में 7 माइनस 2 √10 को सॉल्व किया तो रिज़ल्ट आया √5 प्लस √2, और तीसरा रिज़ल्ट हमारे पास अभी मिला √6 माइनस √2। तो आप इसको सॉल्व करते हैं, मान लीजिए ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस √2 माइनस √6 माइनस इंटू माइनस प्लस √2। तो आप देख रहे हैं कि 6 यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, √6 अपोजिट साइन कैंसिल हो, 5 कैंसिल, एक प्लस एक माइनस, माइनस √2 प्लस √2। तो फाइनली रिजल्ट इसका मिला आपको 0। इसको इवैल्यूएट करने पर हमें फाइनली आंसर क्या मिला? दैट इज बिकम 0। तो 0 मिला आपको। सिंप्लीफाई करने पर तो इस तरह के क्वेश्चंस को जो ऑलरेडी इरेशनल पार्ट है और उसका स्क्वायर रूट फिर से निकालना पड़े, तो ये वो टेक्निक होती है, ये कॉन्सेप्ट होता है जिसके बेसिस पर हम एक इरेशनल नंबर का भी स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते हैं। इज इट क्लियर? तो ये इस तरह के क्वेश्चंस ऑलरेडी स्टेज 2 में आए हुए हैं। आई थिंक सो अब आपको इस तरह का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और इस तरह की वर्किंग आपको समझ में आई होगी। ओके, तो अब हम एक उसी सेगमेंट में रैशनल और इरेशनल नंबर से रिलेटेड एक और काइंड ऑफ क्वेश्चन को हम पैटर्न को हम देखते हैं कि जैसे आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स में, अपने स्कूल एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि किसी पर्टिकुलर इरेशनल नंबर को, किसी रैशनल नंबर को कन्वर्ट करो इनटू p/q के फॉर्म में। दिस इज सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस कि आपको मिलता है एग्ज़ाम में कि अगर कोई भी रैशनल नंबर जो जनरली बार के टर्म्स में लिखा गया है उसको हम किस तरीके से कन्वर्ट करें p/q के फॉर्मेट में। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि रैशनल नंबर की 2 कैटेगरी होती है, आइदर ऑल रैशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग इन नेचर, मतलब आफ्टर डिवीजन बाय द डिनोमिनेटर टू द न्यूमरेटर, आफ्टर 1 or more steps the remainder got 0. This is the feature of terminating. और after 1 or more steps remainder does not come 0, चलता ही जाता है। पर जो क्वेश्चन में डिजिट्स आते हैं
वो आफ्टर डेसिमल अगर हम उनको क्लोजली ऑब्जर्व करें तो हमें मिलेगा कि वो सारे डिजिट्स किसी स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए रिपीटेशन के 1 डिजिट 2 डिजिट 6 डिजिट्स का जो पेयर है वो रिपीटेड मैनर में आ रहा है, वही सीक्वेंस वही पैटर्न फॉलो कर रहा है जो प्रीवियस डिजिट्स ने फॉलो किया था। तो इस तरह के नंबर को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग कहते हैं। क्या कहलाता है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये सेकंड फीचर होता है। या तो सारे नंबर रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग हो गए, या फिर अगर नॉन टर्मिनेट होते हैं तो डिजिट का स्टैंडर्ड एक सीक्वेंस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसके का मतलब 2.454545 डॉट डॉट डॉट, तो 4545 का पेयर रिपीट हो रहा है। 1.6666 सो मैनी 6, दैट्स वाई जैसे 0.142857 142,857 डॉट डॉट डॉट। इस तरह के सारे नंबर्स, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रैशनल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग एंड डिजिट का रिपीटेशन होता है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, जो डिजिट का स्टैंडर्ड एक पैटर्न फॉलो होता है तो उसको हम बार से इंडिकेट करते हैं। जस्ट लाइक ये जो नंबर है 4545 रिपीट हो रहा है, तो हम कहाँ से रिपीटेशन 4 से स्टार्ट हुई है, दोनों डिजिट पेयर में आ रहा है, तो 2.45 बार कहा जाएगा इसको कहा जाएगा कि 1 पॉइंट डेसिमल के बाद के पहले डिजिट से रिपीटेशन शुरू हो गया और एक ही डिजिट है वो जो बार बार आ रहा है, तो 1.6 बार कहेंगे इसको। एंड दिस कैन बी नंबर इज रिटन एज 0.142857, फिर 1 से आ रहा है स्टार्ट, यहीं से ब्रेकिंग स्टार्ट हो गई तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0.142857। इन तीनों नंबरों में एक फीचर है, ख़ास बात है, जो इस अगले एग्जाम्पल में नहीं है। वो क्या? जैसे यहाँ पर आपके पास वैल्यू आई 2.785 या सपोज 838383 एंड सो मैनी। यहाँ पे 2 एज इट डेसिमल के बाद में 7 सिर्फ एक ही बार रिपीट हुआ है, आगे रिपीटेशन नहीं हुआ है। लेकिन रिपीटेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 8 से। 838383 रिपीट हो रहा है पेयर के फॉर्मेट में। तो ये इस पर्टिकुलर नंबर का बार का फॉर्मेशन में अपन रिप्रेजेंटेशन करते हैं। 2.7 बार ऑन 83। क्लियर? इस तरह से रैशनल और इरैशनल दो तरह के जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो दो तरह के आपके पास पैटर्न फॉलो कर रहे हैं कि डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स हैं, चाहे वो 1 डिजिट हो, चाहे 2 डिजिट हो, चाहे 6 डिजिट्स है, डेसिमल के बाद में हर एक डिजिट रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग मैनर में आ रहा है, बार के साथ में आया हुआ है। दैट इम्प्लाइज, इसको हम लोग कहते हैं दिस काइंड ऑफ रैशनल नंबर इज नोन एज प्योर रैशनल नंबर। इट्स नोन एज प्योर रैशनल नंबर। इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्योर रैशनल नंबर कहते हैं। और कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें डेसिमल के बाद में 1 डिजिट 2 डिजिट रिपीटेड नहीं है, उसके बाद के डिजिट्स रिपीटेड मैनर में लिखे हुए हैं, तो इस तरह के नंबर को हम लोग कहते हैं इम्प्योर। कई बार उसको इम्प्योर या मिक्स्ड भी कहा जाता है, मिक्स्ड रैशनल नंबर। तो मिक्स्ड और प्योर रैशनल नंबर में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये कि डेसिमल के बाद अगर सारे डिजिट्स रैशनल नंबर के में डेसिमल के बाद सारे डिजिट्स अगर रिपीटेड मैनर में होंगे, सो वी कॉल इट एज कि हम उसको कहेंगे कि प्योर रैशनल नंबर। और डेसिमल के बाद 1 आध 2 डिजिट 3 डिजिट छूटने के बाद फिर डिजिट रिपीट होना शुरू हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड, उसको कहा जाएगा इम्प्योर और मिक्स्ड रैशनल नंबर्स। हाँ, ये बात ज़रूर से ध्यान रखिए, ऐसा कभी कोई नंबर नहीं मिलेगा कि पहले बार का साइन आ रहा फिर बाद में नॉन बार डिजिट आ रहा है, क्योंकि अगर बार का मतलब वही डिजिट बार इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक रिपीट रहे, तो हमें मालूम नहीं है ना कि वो बार वो रिपीटेशन कब ख़त्म होगी। हाँ, पहले रिपीटेशन ना हो, बाद में रिपीटेशन हो सकती है, और रिपीटेशन के बाद में ऐसा कोई नंबर नहीं होगा कि 2.783 है और 78 पे बार लगा फिर बाद में 3 आ रहा है। वी आर नॉट श्योर कि इसके बाद 3 आएगा कि नहीं आएगा। अगर 3 आएगा तो फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, अगर बहुत सारे 3 हो गए तो फिर बार लगेगा। इसलिए बार का सिंबल हमेशा एंड में होता है, उसके बाद कोई भी डिजिट विदाउट बार नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिएगा। तो प्योर और इम्प्योर या मिक्स्ड रैशनल नंबर्स हो गए। तो हमें
इसी तरह के नंबर्स के बारे में सीखना है कि इनको हम P बाई क्यू के फॉर्मेट में कैसे लिखें। मैं एक आपको एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जो स्कूल के ट्रेडिशनल मेथड्स होती है कि कन्वर्ट करिए, मान लीजिए यही आपका जो क्वेश्चन था कि 2.45 बार को हम कन्वर्ट करें P बाई क्यू के फॉर्मेट में। तो जनरली कई बार इस तरह का जो पोर्शन होता है, सॉल्व करने का तरीका होता है कि हमने 2.45 बार जो क्वेश्चन दिया उसको हमने एक्स अज्यूम कर लिया। इसका मतलब होता है कि 4-5 रिपीटेड मैनर में 4-5 सो मैनी 4-5 इक्वेशन नंबर इसको 1 असाइन कर लेते हैं। इसमें हम बारी बारी से 10, 100, 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं, जब तक कि ये अप्रोच तब तक चलती रहती है जब तक कि डेसिमल के बाद के जो इमीडिएट बाद के जो डिजिट्स हैं वो सेम ना जाए। जैसे यहाँ पर अगर 2 डिजिट अपन ने कंसिडर किया तो डेसिमल के बाद में 4-5 है। अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मालूम है कि अगर 10 से मल्टीप्लाई करने पे डेसिमल क्या होता है, आप लोगों ने एक्सपोनेंट्स में पढ़ा होगा, राइट में शिफ्ट होता है। तो डेसिमल आफ्टर 4 के बाद आ जाएगा, तो दैट बिकम 24.545। इस तरह से हमारी इक्वेशन नंबर 2 जनरेट होती है। क्या हुआ, डेसिमल शिफ्ट होकर 1 प्लस राइट पे शिफ्ट हो गया, 10 से मल्टीप्लाई, डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट में शिफ्ट होगा। अब हमने देखा कि डेसिमल के बाद 54 है, यहाँ डेसिमल के बाद 45 था। डेसिमल के बाद अगर डिजिट सेम नहीं होंगे तो प्रोसेस चलती रहेगी, तो हम एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा यहाँ पर 10 से एक बार और, यानी 100 हो गया। इसमें समझ लीजिए फर्स्ट इक्वेशन में या तो 100 से मल्टीप्लाई किया या सेकेंड इक्वेशन में 10 से फिर और मल्टीप्लाई किया, तो डेसिमल फिर एक और शिफ्ट होगा, तो 245.4545 इस तरह से रिपीटेशन हो रहा है। कितने बार भी 4-5 हो सकता है। डेसिमल क्या हुआ, एक बार फिर 5 के बाद शिफ्ट हो गया, तो ये नंबर मेरा। अब हमने देखा कि ये अगेन 45 फिर से बन गया। मान लीजिए अगर 2 डिजिट कंसिडर करते हैं तो फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशंस आर देयर जिनमें डेसिमल के बाद का डिजिट सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनको कंसिडर किया जाएगा और बड़ी इक्वेशन में से छोटी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लेफ्ट साइड पे क्या है, 100x है और इसके फर्स्ट इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पर x है। इसमें है आपका 245.45 डैश डैश माइनस 2.4545 डैश डैश डैश। अगर इसमें से उसको माइनस करेंगे तो डेसिमल के बाद के डिजिट को सेम लाने के पीछे रीज़न क्या होता है कि इनका जब सब्ट्रैक्शन करें तो पॉइंट के बाद में 000 आ जाए, जिनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा। तो जो सिर्फ डेसिमल के पहले वाला डिजिट है 245 में से 2 को माइनस करेंगे तो 243 आ जाएगा, और 100 में से x को माइनस किया दैट इज़ 99x। इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेसिमल के बाद 000 आएगा जिसका कोई वैल्यू नहीं है, तो दैट मीन्स वी कैन से राइट एज 243 लिख सकते हैं। 245 माइनस 2, डेसिमल के पहले डिजिट्स को सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर दी, तो फाइनली x आ जाएगा 243 अपॉन में 99। क्लियर। तो ये क्या हुआ, वो क्वेश्चन है जिसको हम P बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखेंगे 243। और हमारे पास अगर मान लीजिए ये नंबर कैंसिल होता, 3 8 ज़ा 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, और फिर 3 से कैंसिल किया तो 27 और 3 से 11, तो फाइनली आंसर 27/11 आ गया इन द सिंपलेस्ट फॉर्मेट में। तो वी कैन से कि हम कह सकते हैं कि इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई करें। योर दिस काइंड ऑफ मेथड इज़ यूजुअली यूज्ड इन द स्कूल लेवल पे, पर इतनी वर्किंग अगर हम प्री एफसी में आने के बाद भी करें तो फिर हमारे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं निकला। ये तो स्कूल मेथड है, तो स्कूल में वर्किंग अगर इस तरह से होगी तो टाइम उतना ही लगेगा। तो बताइए कि इस तरह की मेथड को हमें फॉलो करना चाहिए या नहीं? तो कोई ऐसी ट्रिक है? यस, इस तरह के P बाई क्यू के फॉर्मेट में लाने की एक स्पेशल ट्रिक है। ये फॉर्मूले को आप याद रखें जिससे आपका प्रॉब्लम ईजिली सॉल्व हो जाएगा, बहुत आसानी से आप रिज़ल्ट को निकाल सकते हैं। दैट इज़ P बाई क्यू का फॉर्मेट का जो रिज़ल्ट होता है वो है कि आपके पास लिख दीजिए वैल्यू, फॉर्मूला लिखेंगे टोटल वैल्यू एक्सक्लूडिंग, या बेटर वर्ड रहेगा विदाउट, टोटल वैल्यू विदाउट डेसिमल। पूरी वैल्यू आप लिख दीजिए
डेसिमल अलग करके, बार अलग करके लिख दीजिए पूरी वैल्यू, माइनस, ठीक है, टोटल वैल्यू विदाउट डेसिमल। सब्ट्रैक्ट करेंगे आप उस पर, वैल्यू डज नॉट कंटेन डेसिमल, या वी कैन से वैल्यू बिफोर डेसिमल। डज नॉट कंटेन की जगह ज़्यादा बेटर वर्ड होगा कि वैल्यू विदाउट, सॉरी, बिफोर डेसिमल। डेसिमल के पहले जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। बिफोर डेसिमल भी कह सकते हैं, या बिफोर डेसिमल तो आपको जो मिलेगा वो इंटीजर पार्ट में रहेगा, लेकिन क्या कई बार ऐसा भी होता है, जैसे अपने एक एग्जांपल में देखा था कि डेसिमल के बाद भी कोई डिजिट्स हो सकते हैं जिनका रिपीटेशन नहीं हो रहा, बार का सिंबल उस पर नहीं लगा है, तो आप बेटर वर्ड होगा कि हम लिखें वही चीज़ कि डेसिमल विदाउट सिंबल ऑफ बार। टोटल वैल्यू विदाउट डेसिमल माइनस वैल्यू विदाउट बार डिवाइडेड बाय number of zeros, number of nines having bar and followed by number of zeros, number of 9 पहले आएंगे जिनमें बार है, followed by number of zeros haven't bar, हैवेंट द सिंबल ऑफ बार, लेकिन कंडीशन क्या है, आफ्टर डेसिमल। इसमें ऊपर वैल्यू से रिलेटेड वर्किंग है और नीचे जो है 9 और जीरोस को लगाना है, लेकिन सारी कहानी सर कुछ डेसिमल के बाद काउंट करना है। डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, having digit bar, या we can say bar in digits, number of nines for digits having bar, number of nines for digits having bar and followed by number of zeros have not bar after decimal। इस फॉर्मूले को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आई थिंक सो कि इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इजीली ढंग से सॉल्व हो जाएगा। इट्स अ शॉर्टकट ट्रिक फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ पी बाई क्यू फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए। एक एग्जांपल इसी को देखते हैं कि कैसे रिजल्ट आएगा। देखिए, जैसे इसका पी बाई क्यू फॉर्म लिखना है तो न्यूमरेटर है टोटल वैल्यू विदाउट डेसिमल, आपने डेसिमल बार अलग कर दिया तो टोटल वैल्यू क्या हो गई, 245 हो गई, माइनस वैल्यू विदाउट बार, बार के बिना वैल्यू कितनी है, तो 45 पे बार लगा तो दैट इज 2 इज द वैल्यू विदाउट, मतलब इस पे बार नहीं है, दैट इज ओनली 2 है जिस पे बार नहीं लगा है, वैल्यू को रखना है। अब जैसे मैंने बताया कि डिनोमिनेटर पे जो चीज़ हो रही है वो डेसिमल के बाद की साइन की है, डेसिमल के पहले का कोई भी मतलब नहीं, सिर्फ डेसिमल के बाद को देखिए। डेसिमल के बाद में 2 डिजिट हैं, दोनों पे बार लगा है, तो जितने बार होते हैं उतने जगह 9 आता है। जैसे आपके पास डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है 4 5, दोनों पे बार लगा है, तो डेसिमल के बाद में डिजिट्स में हमेशा क्या करना है, अपन को डबल बार लगाना, दैट इज़ 9 9 आ गया। तो और डेसिमल के बाद कोई ऐसा डिजिट है ही नहीं जिस पे बार ना हो, तो अपने पास कोई भी ज़ीरो नहीं आएगा। तो फाइनली आंसर क्या आ गया, 243 अपॉन में 99। देख रहे हैं आप, मैच कर रहे हैं, तो ये इसका रिजल्ट हो गया। इज इट क्लियर? सपोज एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। हमारे पास अगर मान लीजिए वैल्यूज़ आई 0.6 बार की, आप चेक कर सकते हैं पी बाई क्यू की जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं। मैं आपको शॉर्टकट में आंसर बता रहा हूँ कि जैसे टोटल वैल्यू कितनी है, 6 है, माइनस वैल्यू जिसमें बार नहीं लगा है, ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, दैट इज़ 0 है, सिर्फ जिस पे बार नहीं लगा हुआ है ऐसी वैल्यू, डिवाइडेड बाय डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं जिस पे बार है, 1 है, तो 1 डिजिट है तो 1 9 लिखेंगे, 2 डिजिट होगा तो 2 9 लिखेंगे, 3 डिजिट होगा जिस पे जितने भी डिजिट्स पे बार होगा उतने 9,
और जितने डिजिट्स पर डेसिमल के बाद में जितने डिजिट्स पर बार नहीं है उसके लिए उतने ज़ीरोज़, तो एक भी नहीं है। तो आंसर आ गया 6/9 और वी कैन से 2/3। इज इट क्लियर? आई थिंक सो समझ में आ रहा होगा कॉन्सेप्ट कि इस तरह के कॉन्सेप्ट को अपन कैसे फॉलो करा जा सकता है डायरेक्टली मेथड में, किस तरह से रिजल्ट आएगा। सपोज 0.123 तीनों पे बार, इसका रिजल्ट क्या होगा? दिस इज एग्जाम्पल नंबर 3। इसका रिजल्ट क्या होगा? 123 वैल्यू, अगर हम बार अलग कर दे तो वैल्यू क्या हुई? माइनस, जिस पर बार नहीं है वो वैल्यू को माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाय डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स हैं, तो 3 9 लिख देंगे, और एक भी बार वाला कंटेन नहीं है तो आपके पास कोई भी ज़ीरो नहीं आएगा। आंसर इज़ 123 डिवाइडेड बाय 999। अगर 3 के टेबल से ये कैंसिल हो रहा है, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, तो इसका आंसर आ गया 41/333। यू कैन चेक योर आंसर ऑल्सो। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2.18 और मान लीजिए बार है, तो ये कितना हो जाएगा? 218 टोटल वैल्यू। सबसे पहले टोटल वैल्यू, बार और डेसिमल को अलग कर दो। अब देखो वो वैल्यू जिस पर बार नहीं लगा है, तो आंसर इज 2 डिवाइडेड बाय डेसिमल के बाद कितने हैं? 2 डिजिट्स हैं, दोनों पे बार लगा तो 99, तो 216 डिवाइडेड बाय 99। 3 से कैंसिल करेंगे तो 7 ज़ा 2 ज़ा 3 से फिर आ जाएगा 2 ज़ा 4 ज़ा, तो 24/11 इसका फाइनली रिजल्ट है। बात सबको समझ में आ रही है? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ फॉर्मूला। आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। लाइक अब एक ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं मिक्स्ड वाला, ये सारे प्योर थे। जैसे आपको एग्जाम्पल नंबर 5 हमने कंसिडर किया कि 6.143 और 43 पे बार लगा हुआ है, 1 पे नहीं है, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? पहले आप पूरी वैल्यू लिख दीजिए 6143, क्लियर? माइनस करिए वो वैल्यू को जिस पर बार नहीं है, तो 6 है और 1 है, 61। मतलब वैल्यू जो होना चाहिए उसमें विदाउट डेसिमल विदाउट बार होगा। पहले तो डेसिमल बार अलग करके वैल्यू बची, माइनस जिस पर बार नहीं है वो वैल्यू लिखना है, वैल्यू मतलब विदाउट बार वाली वैल्यू। और ये ध्यान रखिए कि उसमें डेसिमल नहीं होना चाहिए, सिंपल वैल्यू की बात मैं कर रहा हूँ, वैल्यू की बात कर रहा हूँ, मतलब ओवरऑल वैल्यू, डेसिमल बार वगैरह कुछ नहीं। न्यूमरेटर पार्ट पे ऐसा कोई रोल नहीं है कि डेसिमल और बार आए, तो ये डेसिमल अलग बार अलग। अब देखा 6143 जस्ट लाइक इस तरह से हो गया, समझ लीजिए। तो 6143 को लिखा, अब जिस पर बार नहीं है 61 उस वैल्यू को माइनस कर दिया, और उसके बाद आपने क्या करना है? डेसिमल के बाद में कितने डिजिट्स हैं जिन पर बार लगा हुआ है, पहले बार वाले फिर विदाउट बार वाले, तो पहले 2 डिजिट्स हैं जिन पर बार लगा, तो 2 9 लिखेंगे। डेसिमल के बाद में एक डिजिट ऐसा है जिस पे बार नहीं है, तो उतने ज़ीरोज़ लगते हैं। डेसिमल के बाद अगर 2 डिजिट्स होते जिन पे बार नहीं होता तो आंसर कितना आ जाएगा? इसमें इसको माइनस कर लीजिए, 3 - 1 दैट इज़ 2, 14 में से 6 गया तो 8, देन 0, तो 6082 डिवाइडेड बाय 990। इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, इट इज़ डिविजिबल बाय ओनली 2, तो 495 और 3041। इस तरह से आपके पास ये नंबर मिला आपको 3041 डिवाइडेड बाय 495। बात आपको सब समझ में आ रही होगी कि हमें किस तरह से एक इसी तरह का पैटर्न का एक और एग्जांपल देख लेते हैं। दैट्स इनफ कि आपको अब चीज़ें समझ में आने लगी होंगी। एक शॉर्टकट तरीका है, यू कैन कन्वर्ट इनटू डायरेक्टली P/Q फॉर्म। जैसे आपके पास सपोज वैल्यू आई 0.249595 पे बार लगा है, तो उसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? 2495 - 24। इज दैट क्लियर? जिस पर बार नहीं है। अब डेसिमल के बाद में 4 डिजिट्स हैं जिस पर पहले बार वाले डिजिट्स कितने? 2 हैं, और विदाउट वाले पर कितने? 2 हैं। तो 2 बार वालों के लिए पहले डिजिट लगाना है और फिर विदाउट बार के लिए उतने ज़ीरोस लगाना है। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 1742 2471 अपॉन में 9900। ओके, तो दिस इज़ वी कैन से दिस इज़ द मेथड थ्रू विच वी कैन कन्वर्ट इनटू रैशनल नंबर्स जो बार के फॉर्मेट में, उनको किस फॉर्मेट में? P/Q फॉर्मेट में। इस तरह का अप्रोच शॉर्टकट मेथड होता है फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू एज कि आपको कॉम्पिटिटिव लेवल पे। एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि मान लीजिए अगर x की वैल्यू 0.7 बार है तो 2x की वैल्यू कितनी होगी?
हो सकता है आप कहें कि इसका आंसर होगा 7 2 14 1.14। चेक करें, अगर x आपके पास 0.7 बार है तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी बेटा? देखिए 7 - 0 डिवाइडेड बाय एक डिजिट है जिस पे बार है, वो बाकी कोई डिजिट नहीं है, तो 7/9 हुआ इसका रिजल्ट। ये x का रिजल्ट कितना आ गया? 7/9। इज इट क्लियर? 7 माइनस पहले जिस पे 0 नहीं है डिवाइडेड बाय डेसिमल के बाद एक डिजिट पे 9 बार है तो 9, और कोई भी डिजिट विदाउट बार का नहीं है, इसलिए कोई 0 नहीं। तो अगर x की वैल्यू 7/9 आई तो दिस इम्प्लाइज 2x कितना हो जाएगा? 14/9 हो जाएगा, क्योंकि 7/9 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट बिकम 14/9 हुआ। 14/9 को अगर आप डिवाइड करें तो 9 1 9, 5 9 5 45, 5 फिर 9 5 45, 9 5 45, 9 5 45, सो मैनी रिजल्ट्स। तो आप देख रहे हैं कि 5 रिपीट हो रहा है तो 1.5 बार। देख लीजिए बेटा ध्यान से, x की वैल्यू 0.7 बार थी तो उसका डबल नहीं हुआ, इसका रिजल्ट आ रहा है 1.5 बार। हर बार आपको यही रिजल्ट 5 डिजिट रिपीट होगा तो 1.5 बार। तो ये ध्यान रखिए, इस तरह के क्वेश्चन को बहुत केयरफुली हैंडल करना है, ठीक है। तो आज इस लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। आपने आज सीखा कि किसी भी पर्टिकुलर नंबर को, जो रैशनल नंबर, उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, और एक शॉर्टकट तरीका जिसकी हेल्प से हम डेसिमल और बार कंटेन करने वाले रैशनल नंबर्स को एक p/q के फॉर्मेट में, जहाँ पे p और q दोनों इंटीजर्स हों, q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो p/q के फॉर्मेट में उनको कैसे लिखा जाए, उसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है इन अ वेरी फास्टर मैनर। तो ये शॉर्टकट ट्रिक आप ध्यान रखिए, इसको रिवाइज करिए इस तरह के और क्वेश्चंस पर। मीनवाइल आगे और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।